हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सेल्फी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ रात 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो लाइव क्लास ज़रूर अटेंड किया करें होम मैनेजमेंट की। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी है लाइव क्लास रात 10 बजे करके, जिसमें आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। होम मैनेजमेंट की क्लास में मैं आज पढ़ा रही हूँ निर्णय लेना। इसकी परिभाषा क्या प्रकार है मैंने पढ़ा दी है। आज की क्लास में मैं इसके स्टेप पढ़ाऊँगी, चरण बताऊँगी। इसको सोपान भी कहते हैं, चरण भी कहते हैं और स्टेप भी कहते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया के कुछ प्रमुख चरण हैं, कुछ विद्वानों ने दिए हैं और कुछ समान चरण हैं। सबसे पहले कुछ विद्वानों ने जो चरण दिए हैं पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो सामान्य चरण हैं उनको देखेंगे। तो चलिए विद्वानों के चरण देख लेते हैं। जॉन डीवी ने पहला दिया है समस्या की पहचान करना। जो भी प्रॉब्लम है उसको पहचानो, समझो, फिर उसका जो ऑप्शन है, विकल्प है, उसकी पहचान करो। फिर जो भी विकल्प यानी जो भी ऑप्शन सबसे अच्छा है वो देखो। फिर एलन ने क्या कहा है, समस्या के प्रकट होने की अवस्था। एक अवस्था होती है जब समस्या क्या होती है, प्रकट होती है। तथ्यों को खोजना, जो तथ्य हैं उनको खोजना, वास्तविक समस्या को पहचानना, आखिर समस्या है क्या इसको पहचानना, विकल्प की खोज करना, जो भी विकल्प है उनकी खोज करना, उत्तम दल का चुनाव, जो भी अच्छा ऑप्शन है उसका चुनाव करना, क्रिया की विधि का निर्धारण करना, हमें क्रिया कैसे करनी है इसका निर्धारण करना। ग्रास और कैडल ने क्या बोला है, देखिए, निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। दूसरा बोला है वैकल्पिक समाधान ढूंढना। तीसरा है विकल्पों के संबंध में चिंतन करना, मनन करना। चौथा है एक विकल्प का चयन करना। पांचवा है निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकारना। जो भी निर्णय है उसके उत्तरदायित्व को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अब निर्णय प्रक्रिया के कुछ समान चरण है, नॉर्मल चरण है, इनको देख लेते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया के समान चरण। पहला चरण है निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। तो निर्णय प्रक्रिया की सबसे पहला चरण है निर्णय की जाने वाली जो समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है उसे क्या करना है, हमें परिभाषित करना है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो डॉक्टर है वो आपके रोग को समझता है, जानता है कि रोग क्या हुआ है, उसके बाद क्या देगा, आपको दवा देगा। उसी प्रकार जो गृह प्रबंधक है उसे समस्या को पहले समझना चाहिए, उसके बाद ही समस्या क्या है इसको अच्छी तरह जानना चाहिए, तभी क्या करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। दूसरा है समस्या का विश्लेषण। देखिए, समस्या को परिभाषित कर लिया, अब क्या करना है, समस्या का विश्लेषण करना है। कभी कभी समस्या बहुत जटिल हो जाती है, बहुत ही टफ हो जाती है, तब हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि निर्णय कौन करेगा, जो निर्णय है ये कौन करेगा। दूसरी है निर्णय लेने के लिए हमें किन किन व्यक्तियों से संपर्क करना पड़ेगा। कोई भी उस निर्णय को लेने के लिए हमें किन किन व्यक्तियों से संपर्क करना होगा, किन से सहमति लेनी होगी। तीसरा है कौन कौन सी सूचना एकत्र करनी होगी। चौथा है निर्णय की सूचना हमें किस किसको देनी है। फिर तीसरा ऑप्शन है वैकल्पिक समाधान ढूंढना। देखिए, समस्या को परिभाषित कर लिया, विश्लेषित करने के पश्चात उसे हल करने के लिए वैकल्पिक समाधान ढूंढना क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और प्रत्येक समस्या के अनेक विकल्प हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक समस्या का एक ही विकल्प हो, बहुत सारे समस्या के अनेक विकल्प हो सकते हैं। और जितना अधिक विकल्प को खोजा जाएगा तो क्या होगा, जो समस्या का समाधान क्या होगा, स्वतः होता चला जाएगा। यदि समस्त विकल्पों पर विचार करना संभव ना हो, बहुत सारे विकल्प हैं उन पे आप विचार नहीं कर सकते, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट विकल्प हैं उनको आप सामने रखो और घर वालों से परामर्श करो
विचार विमर्श करो, उसके बाद जो निर्णय सही हो, जो विकल्प सही हो उसको लॉक कर दो। फिर आता है आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। अब आपने नहीं, विकल्प चौथा आता है विकल्पों के संबंध में चिंतन करना। अब जो विकल्प है, जो विकल्प आप देख रहे हो उसमें आप चिंतन करोगे, इसकी मेरिट डिमेरिट, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इसके बारे में गहन चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, इस विकल्प से हमें ये फ़ायदा होगा, उस विकल्प से हमें ये फ़ायदा होगा, यानी तो आप उसको समझ रहे हो और चिंतन कर रहे हो। तो इस चरण में क्या होता है, विकल्प के संबंध में हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि हड़बड़ी और जल्दबाजी में निर्णय जो लिया जाता है वो बहुत अधिक कठिनाई उत्पन्न कर देता है और उसके जो परिणाम होते हैं वो गुड अच्छे नहीं होते हैं। तो विकल्पों के संबंध में चिंतन जरूर कर लेना चाहिए, गहराई से सोच समझ लेना चाहिए, फिर ही कोई विकल्प चुनना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, जब चिंतन कर लिया फिर क्या करेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका चयन करेंगे। अब हमने चिंतन कर लिया, हमने सोच लिया, समझ लिया कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इससे हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। इतना सब करने के बाद हम क्या करेंगे, सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका चयन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेंगे। अब हमने जो विकल्प चयन कर लिया है, जो भी ऑप्शन है उसको चयन कर लिया है, अब उसको सिर्फ एक घोषणा पत्र बना के नहीं रख लेना है या बस सोच के नहीं रख लेना है, उसको क्या करना है, क्रियान्वित भी करना है, उस पर क्रिया भी करनी है, उसको लागू भी करना है। ऐसा नहीं बस सोचा समझा और रख लिया। फिर है निर्णयों के परिणामों को स्वीकारना। निर्णय के जो भी परिणाम होंगे, जो भी आपके अच्छे परिणाम हो, बुरे परिणाम हो, जो भी परिणाम हो, क्या करना है हमें, उसको स्वीकार करना है। ये नहीं है कि अगर बुरे परिणाम आने लगे तो हम भागने लगे, सोचा कि निर्णय चेंज कर दे, नहीं गलत निर्णय ले लिया, हड़बड़ा जाए, ऐसा नहीं है। फिर है निर्णय का अनुसरण करना। बहुत सारे विद्वान इस चरण को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, इस सोपान को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, पर ये सोपान इम्पोर्टेंट है। कभी कभी निर्णय ऐसे होते हैं कि उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, उसको फिर से लागू करना चाहिए, उनको पुनरावृत्ति जरूर करना चाहिए। तो निर्णय का अनुसरण करना चाहिए। बहुत सारी समस्या होती हैं जिस पे हम कोई निर्णय लेते हैं, वो समस्या फिर से पैदा अगर हो जाती है तो हमें उसी प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, उसका अनुसरण, उस निर्णय का अनुसरण करना चाहिए अगर वो निर्णय अच्छा रहा हो। फिर निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला जो कारक है वो है निर्णयों की स्थायी प्रकृति। देखिए, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है निर्णयों की स्थायी प्रकृति। जब तक समाधान हेतु हमको सर्वोत्तम विकल्प के बारे में चिंतन मनन किया जाता है, जब तक समस्या समाधान हेतु सर्वोत्तम विकल्प के बारे में हम चिंतन करेंगे, मनन कर सकते हैं और निर्णय प्रक्रिया के जब अंतिम दौर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक जितनी बार चाहे हम निर्णय प्रक्रिया जब तक नहीं कर ले रहे हैं, जब तक कोई विकल्प ढंग से नहीं चुन रहे, जब तक जितनी चाहे उतनी बार परिवर्तन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। परंतु जब निर्णय को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। अगर आप चाहो तो परिवर्तन कर लो, तो नहीं हो सकता है। यदि परिवर्तन करना जरूरी होता है तब तक इसमें अधिक समय, धन, शक्ति, व्यय खर्च होता है। अगर हमें परिवर्तन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है तो इसमें समय भी जाता है, धन भी जाता है और शक्ति भी जाती है। जैसे एक प्लाट है, खरीद कर मकान बनवाना चाहते हैं, जब तक वह प्लाट खरीदने संबंधी निर्णय नहीं लेते हैं तब तक चाहे जितनी बार प्लाट देखने जाते रहे, शहर के विभिन्न स्थानों पर जाके प्लाट के साइज़ देखे, लोकेशन देखते रहे, परंतु जब प्लाट खरीद लेने का निर्णय कर लेते हैं, उसे खरीद लेते हैं, तब मकान वह व्यक्ति वही बनवाएगा क्योंकि वो उस निर्णय को ले चुका है, वो प्लाट खरीद चुका है। अब यदि उसे 6 महीने बाद प्लाट किन्हीं कारणों से पसंद नहीं आता है, तब उसके लिए संभव नहीं है कि वो दूसरा प्लाट खरीद के मकान बनाए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे क्या समय, शक्ति और धन का अपव्यय करना होगा। तो इससे पता चलता है जो निर्णय है वो क्या है, स्थायी है। निर्णयों का पारस्परिक संबंध होता है। कोई भी निर्णय होता है उसका क्या होता है, पारस्परिक और घनिष्ठ संबंध होता है।
एक निर्णय का दूसरे निर्णय से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवे से, एक दूसरे को सब क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि खुशी ने 12वीं कक्षा में जिस विषय का चुनाव का अध्ययन किया है उसकी आगे की पढ़ाई उन्हीं विषयों से संबंधित होगी, तो उसका जो करियर का निर्माण भी उन्हीं विषयों के गहन अध्ययन से होगा। एक व्यक्ति ने जहाँ दुकान खरीदी है तो वहाँ जाकर ही व्यवसाय करना होगा, ऐसा तो है कि नहीं, वहाँ नहीं करेगा। तो जहाँ दुकान खरीदी तो व्यवसाय करना होगा। तो आपने निर्णय लिया कि हमें यहाँ दुकान खरीदनी है, तो व्यवसाय भी आपको क्या वही करना होगा। तो क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। समय का प्रभाव, देखिए निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में समय का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे किसी भी कीमत पे हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। निर्णय करते समय गृहिणी को भूत की, भविष्य की, वर्तमान पर गहनता से विचार और चिंतन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे उपयुक्त तीनों ही क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। विभिन्न संस्कृतियाँ, सामाजिक वर्ग, व्यक्ति की उम्र, अनुभव के साथ समय परिपेक्ष क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अनुभवी व्यक्ति क्या होता है, सही विकल्प की खोज शीघ्रता और आसानी से कर लेता है। जो अनुभवी व्यक्ति है वो जो सही विकल्प है उसकी खोज आसानी से कर लेगा, शीघ्रता से कर लेगा। और जो अनुभवहीन व्यक्ति है तो उसको विकल्प के चयन करने में काफ़ी समय, शक्ति और क्या करना पड़ेगा, धन का व्यय करना पड़ेगा। ज्ञान, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में बुद्धि, ज्ञान, कौशल, विवेक का महत्वपूर्ण स्थान है। वे व्यक्ति जिन्हें जितना अधिक अनुभव और ज्ञान होगा उन्हें निर्णय लेने में उतनी कम क्या होगी, कठिनाई महसूस होगी। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में व्यक्तिगत जो मान्यताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, पूर्वाग्रह, मूल्य हैं, ये सब। जैसे व्यक्तिगत मान्यताएं, अब मान लो कि कुछ लोग कुछ भी कराएंगे, कोई भी काम करेंगे, चाहे रिश्ते के लिए बात कर रहे हो तो भी क्या शुभ मुहूर्त देखते हैं, या रिश्ते के लिए लड़की देखने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त देखेंगे। और कुछ लोग क्या है, कुछ नहीं देखते, जब बोला संडे बोला तो संडे चले गए। कुछ लोग दिन मिलाते हैं कि नहीं, इस दिन नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग ये मानता नहीं मानते। तो क्या व्यक्तिगत मान्यताएं, प्रवृत्ति, पूर्वाग्रह, मूल्य, ये सब निर्णय प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पारिवारिक साधन भी क्या करते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे आप मान लो कि एक धनी व्यक्ति के लिए ये निर्णय करना आसान होता है कि वो कौन सी कंपनी की कार खरीदेगा, मकान किस शहर में बनवाएगा, परंतु एक साधारण आय अर्जित करने वाले लोगों के लिए ये दोनों ही बातें कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो कौन सी कार खरीदेगा, कहाँ मकान खरीदेगा, ये सब करना मुश्किल हो जाता है। तो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से पारिवारिक साधनों का अमूल्य योगदान है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें समय, श्रम, धन की कोई कमी नहीं होती और उसके लिए निर्णय करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। परंतु यदि साधनों का, विशेषकर भौतिक साधनों की कमी है तो निश्चय ही निर्णय करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर पारिवारिक विशेषता, जो पारिवारिक विशेषता है वो भी क्या करती हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जैसे आपको बता दें, कोई परिवार है जिसमें क्या होता है कि परिवार के सदस्यों की संख्या कम है और एक परिवार है जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, तो उनकी आमदनी क्या होगी, फ़र्क होगा। नौकरी एक ही जगह करते हैं उनके घर के मुखिया, पर उनकी आमदनी में फ़र्क होगा कि नहीं होगा। एक परिवार है जिसके परिवार में सभी सदस्य इनकम करते हैं और एक परिवार है कि जिसमें सिर्फ एक सदस्य इनकम करता है, तो उनके जो रहन सहन, उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतर होगा कि नहीं। जो ज़्यादा कमाता है, जिस परिवार में ज़्यादा आय आती है, तो वो लोग मकान भी खरीद सकते हैं, कार भी खरीद सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और जिस घर में कम आय आ रही है तो उसे सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। तो देखिए, परिवार की विशिष्ट परिस्थितियाँ भी निर्णय लेने की प्रक्रिया पे अपना प्रभाव डालती हैं। परिवार का आकार कैसा है, पारिवारिक जीवन चक्र, शिक्षा कैसी है, व्यवसाय कैसे है, ये सब कारक प्रभावित करते हैं।
ये सच है कि प्रत्येक परिवार की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, इसमें पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें नन्हे शिशु, स्कूल जाने वाले बालकों, छात्र, गर्भवती माताओं की संख्या अधिक होती है और आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। और कुछ परिवारों में क्या होता है कि आय अर्जित करने वालों की संख्या अधिक होती है, बालक, वृद्ध, धात्री, गर्भवती महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। जिस परिवार में बालक, वृद्ध, धात्री, गर्भवती स्त्री की संख्या अधिक होगी उसका व्यय अधिक होगा, क्योंकि उन्हें भोजन पे, भाई घर में अगर गर्भवती महिला होगी, वृद्ध महिलाएं होंगी तो उनके भोजन पे, उनके स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जिस परिवार में शिक्षित लोग होंगे उनकी आय का अधिकांश हिस्सा किस में जाएगा, कॉपी किताब में जाएगा, बच्चों की उच्च शिक्षा में जाएगा, इन पे जाएगा। जो व्यवसायी जो लोग होंगे उनका धन का व्यय व्यवसाय के प्रसार के क्षेत्र में अधिक जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो परिवार की परिस्थितियाँ होती हैं उसी के हिसाब से जो निर्णय होते हैं उस हिसाब से हमें लेने होते हैं। परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा, जैसे परिवार में माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, पर लड़का चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, तो इसमें क्या आ रहे हैं, महत्वाकांक्षाएँ। बालक और माता पिता की महत्वाकांक्षाएँ जो है उसके निर्णय को क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। बालक की और माता पिता की महत्वाकांक्षाएँ उसके निर्णय को प्रभावित कर रही हैं। परिवार के सदस्यों की भूमिका, देखिए निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार के सदस्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक जीवन चक्र में एक ही व्यक्ति को कई क्या करनी पड़ती है, भूमिका अदा करनी पड़ती है। एक गृहिणी की, एक माँ की, अगर स्कूल में ऑफिस में काम करती है तो उधर एम्प्लॉय की, अगर टीचर है तो टीचर की, अगर कोई नर्स है तो अपने ऑफिस में नर्स की भूमिका अदा करनी पड़ती है। तो जिस भूमिका में है उसी के अनुरूप उसे क्या करने पड़ते हैं, व्यवहार करने पड़ते हैं, उस हिसाब से क्या करने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। परिवार की संस्कृति का प्रभाव भी निर्णय प्रक्रिया में पड़ता है। जैसे एक परिवार है वो बहुत ही धर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य, इन सब सत्कर्मों में बहुत ही मन लगता है और ये सब का पालन वो अपने निर्णयों में भी करता है। और एक परिवार है जो इन सब धर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य उनमें विश्वास ही नहीं रखता, वो अपनी संस्कृति में लाता ही नहीं है, तो उसके निर्णय की प्रक्रिया क्या होगी, अलग होगी। उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी, देखिए वर्तमान युग में क्या हो रहा है कि नित्य नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, एक से बढ़कर एक गृह उपयोगी उपकरण आ रहे हैं, सजावटी सामग्री आ रही है, पोषण संबंधी भोज्य पदार्थ आदि का निर्माण हो रहा है। विज्ञापनों के माध्यम से इनका समान जनता के बीच में प्रचार हो रहा है। टीवी, मैगजीन, समाचार पत्रों, वस्तुओं, चीज़ों के बारे में विस्तृत वर्णन किया जा रहा है, जिससे लोगों को नई नई वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो। ये सभी चीज़ें निर्णय प्रक्रिया को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो ये थे आपके निर्णय प्रक्रिया के कारक क्या हैं और निर्णय प्रक्रिया के स्टेप क्या हैं। तो इसी के साथ आपका निर्णय प्रक्रिया चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।